नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विजन एग्री एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एससी AGTA कृषि प्राविधिक का प्रैक्टिस सेट नंबर 15। आज का सेट पेपर थोड़ा सा खास है। खास इसलिए है क्योंकि आज का सेट पेपर बाइलिंगुअल होने वाला है। हिंदी भी रहेगी और साथ ही साथ इंग्लिश में भी रहेगा। बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि सर हिंदी इंग्लिश दोनों में चाहिए, तो हमने सोचा चलो इस बार आपको सेट पेपर जो है आपका बाइलिंगुअल दे दें, है ना। तो आज का सेट पेपर जो है हिंदी व इंग्लिश बाइलिंगुअल रहने वाला है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 15 है, नए परीक्षा पैटर्न पर आधारित रहने वाला है, जिसमें 65 क्वेश्चन आपके कृषि के, 15 क्वेश्चन कंप्यूटर के व 20 क्वेश्चन आपको यूपी जीके के देखने को मिलेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट को शुरू करने से पहले एक हमारा कोर्स चल रहा है PDF नोट्स कोर्स। ठीक है, जिसमें आपको केवल AGTA के कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, संपूर्ण पाठ्यक्रम या फिर कहें सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरे नोट्स मिलने वाले हैं मात्र 499 रुपये में। ठीक है, और इसमें जो है आपको 5000 प्लस वस्तुनिष्ठ या फिर कहें MCQs मिलने वाले हैं, 30 प्लस सेट पेपर मिलने वाले हैं। ठीक, यदि आप इसको लेना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं तो डायरेक्टली हमसे संपर्क कर सकते हैं 7880497104 पर। और अगला कोर्स है आपका जो है टॉपिक वाइज सेट पेपर। जो बच्चे ये चाहते हैं कि हम जो है पहले ये टॉपिक करें फिर उसका सेट पेपर लगाएं, उनके लिए टॉपिक वाइज सेट पेपर लेकर आए हैं। इसमें आपको 50 सेट पेपर मिलने वाले हैं मात्र 249 रुपये में। जो आपका ये कहें कि जो आपका PDF कोर्स है, PDF कोर्स तो 499 का है, ये आपका मात्र 249 का है। सेम प्रोसेस है, आपको कांटेक्ट या व्हाट्सएप मैसेज डालना है 7880497104 पर। ठीक है, फिर आपको जो है वाई करने की सारी डिटेल आपको बता दी जाएगी। बेसिकली हमारा जो है एक ऐप है वो एजुकेट ऐप। ठीक है, उसमें PDF क्वालिटी बढ़िया रहती है, डाउनलोडेबल भी रहती है। ठीक है, और साथ में साथ आप उसको ये कहें कि प्रिंट भी करा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे सेट पेपर प्लस नोट्स आप प्रिंट करा सकते हो कहीं से भी। ठीक, चलिए शुरू करते हैं आज के सेट पेपर को। बढ़िया से सभी लोग जुड़ जाइए लाइव क्लास में, है ना। बेसिकली रिकॉर्डेड है, प्रीमियर है। ठीक है, लेकिन लाइव क्लास जैसा ही है, तो सभी लोग बढ़िया से आंसर करिएगा। आज का सेट पेपर थोड़ा सा स्पेशल है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहने वाला है या फिर कहें बाइलिंगुअल रहने वाला है। देखिए आज का यूपी ट्रिपल एससी AGTA सेट 15 जो है आपका, ठीक, पहले पार्ट में भाग 1 में रहने वाला है क्या आपका एग्रीकल्चर, क्या कृषि रहने वाला है ना, कृषि रहने वाला है। थोड़ा सा सामान रखा हुआ है यहाँ पर तो वो हटा दें। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहले प्रश्न से शुरू करने से पहले यहाँ पर पेन ले लिया जाए, जो कि ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक, बढ़िया से आंसर करिएगा सभी लोग, ABCD जो भी आपको उचित लगे, है ना, क्योंकि ये आंसर आपके ऊपर निर्भर करेगा। वैसे तो आंसर मैं ही बताऊंगा, ठीक है, लेकिन आपको आंसर करना है, वरना क्लास में मज़ा कैसे आएगा। तो क्लास में को मज़ेदार बनाना है तो ABCD करके आंसर करना ही होगा। ठीक है, शुरू करते हैं क्लास को। प्रश्न नंबर 1 है, ज्वार के युवा पौधों के पत्तों में ग्लूकोसाइड होता है जो कि है ध्यूरिन, SCN, गॉसिपॉल, सिंगरिन या इनमें से कोई नहीं। द यंग प्लांट लीव्स ऑफ सोरगम कंटेन अ ग्लूकोसाइड विच इज ध्यूरिन, SCN, गॉसिपॉल, सिंगरिन या नन ऑफ दीज। बताइए आंसर क्या होगा, A और B क्या होगा यहाँ पर सही आंसर। देखो बच्चों, जो आपका ज्वार में या फिर कहें जो आपका ज्वार होता है, सोरगम होता है, उसमें जो ग्लूकोसाइड पाया जाता है वो तो पाया जाता है भैया कौन सा, ध्यूरिन। ठीक, ऑप्शन ए ध्यूरिन या SCN सही आंसर हो जाते हैं आप, ध्यूरिन SCN सही आंसर हो जाता है। ठीक, जो गॉसिपॉल होता है, गॉसिपॉल किसके अंदर पाया जाता है आपका, कपास के अंदर। किसके अंदर पाया जाता है बच्चों, कपास के अंदर पाया जाता है। गॉसिपॉल आपका कपास के अंदर पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है देखने को मिलता है, कपास में देखने को मिलता है। गॉसिपॉल कपास में देखने को मिलता है। ठीक, सिंगरिन जो है आपके कुकुरबिटेसिकुल क्रूसीफेरी जो आपके गोभी वर्गीय फल हैं। ठीक, गोभी वर्गीय फलों में जो है देखने को मिलता है क्या हमें, सिंगरिन। सिंगरिन किस में देखने को मिलता है हमें, गोभी वर्गीय फलों में सब्जियों में देखने को मिलता है। गोभी वर्गीय फसलों के या फिर सब्जियों में देखने को मिलता है क्या हमें, सिंगरिन। ठीक,
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, यहाँ पर बाइलैंग्वेज रहने वाला है, ऊपर हिंदी नीचे इंग्लिश, ठीक। प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से मक्का की एक महत्वपूर्ण संकर किस्म कौन सी है? नवजोत, हाई स्टार्च, कंचन, प्रोटीना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट हाइब्रिड वेराइटी ऑफ मेज? नवजोत, हाई स्टार्च, कंचन या प्रोटीना। बता दीजिए आंसर क्या होगा यहाँ पर, ए, बी, सी या फिर डी। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर संकर किस्म जो महत्वपूर्ण है वो है आपकी प्रोटीना। कौन सी है? प्रोटीना। आंसर डी, प्रोटीना, ठीक है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाता है आपका, प्रोटीना हो जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है आपका, खरीफ दलहनी फसल जिसे कभी कभी वनस्पति मांस भी कहा जाता है या फिर कहें वेजिटेबल मीट भी कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर द खरीफ फल्स क्रॉप विच इज समटाइम आल्सो कॉल्ड एज वेजिटेबल मीट विच इज उर्द। कौन सी है? उर्द है, मूंग है, अरहर, लोबिया या ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, बिगिनपी या काउफी। तो जो आपका लोबिया है भैया, काउफी है ना, जो लोबिया होता है, काउपी होता है, इसे वेजिटेबल मीट या फिर कहें आपका जो है वनस्पति जो है मांस या फिर कहें आपका सब्जी वाला मांस कहा जाता है। किसको? आपका काउपी को। किसको? आपको काउपी को, ठीक। यहाँ पर आंसर हो जाता है क्या? काउपी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, मक्का एक है एक लिंगी पौधा, द्विलिंगी पौधा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। मेज इज अ मोनोइसियस प्लांट, डायोसियस प्लांट एंड बूथ ए एंड वी और नन ऑफ दीज। बताइए आंसर क्या हो यहाँ पर। देखो, जब आपके एक ही पौधे पर मेल व फीमेल पार्ट एक ही पौधे पर हो लेकिन अलग अलग फ्लावर पर हो, क्या भैया? जब में नर व मादा भाग एक ही पौधे पर हो लेकिन अलग अलग फूल पर हो तो उसे तो हम क्या कहते हैं? मोनोइसियस, है ना। और जब आपके जो है नर व मादा भाग या फिर कहें मेल व फीमेल पार्ट जो है अलग अलग पौधे पर होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? डायोसियस प्लांट, ठीक है। तो मक्का में आपने देखा होगा, मेज में देखा होगा कि एक ही पौधे पर जो है आपके मेल व फीमेल पार्ट होते हैं, मतलब कि ये कहें ऊपर जो बनते हैं या फिर कहें ऊपर जो फ्लावर होते हैं, ऊपरी फ्लावर होते हैं, टेसल कहते हैं, वो नर भाग होते हैं, है ना। और जो निचले या फिर कहें बीच में जो भुट्टे से या फिर कहें भुट्टे से जो बाल नुमा संरचना होती है वो क्या होता है? फीमेल पार्ट होता है या फिर कहें मादा भाग होता है। तो होते एक ही पौधे में लेकिन अलग अलग भाग पर, इसलिए जो मक्का होती है वो कैसी होती है? आपकी मोनोइसियस प्लांट या एक लिंगी पौधा होता है। कैसा होता है बच्चों? एक लिंगी पौधा या फिर कहें मोनोइसियस। समझ आया? क्लियर है? ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है भैया, गरीब आदमी के घी के विकल्प को का तेल कहा जाता है। किसका तेल कहा जाता है? सोयाबीन, सूरजमुखी तिल या मूंगफली। द पुअर मैन सब्सटीट्यूट ऑफ घी इज कॉल्ड ऑयल ऑफ सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सिसमम ऑयल या फिर कहें ग्राउंडनट। तो आपका जो तिल होता है या सिसमम होता है, इसके तेल या फिर कहें इसको जो है घी का सब्सटीट्यूट कहा जाता है। जो आपका वनस्पतिक तेल बनता है ना, जो वनस्पतिक घी होता है ना, जो डालडा जिसे बोलते हैं, वो किससे बनता है? आपका सिसमम से बनता है ना। किससे बनता है? तिल से बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, चौफाली विधि से बुआई का उपयोग निम्नलिखित के संकर के लिए किया जाता है। चौफाली मेथड सोइंग इज यूज फॉर हाइब्रिड ऑफ कैस्टर, सोरगम, कॉटन, पिगनपी। बताइए आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी। किस में प्रयोग किया जाता है आपका? चौफाली मेथड को। तो ये प्रयोग किया जाता है बच्चों आपका किसके अंदर? कॉटन के अंदर या कपास के अंदर। किसके अंदर प्रयोग किया जाता है बच्चों? कॉटन या कपास के अंदर प्रयोग किया जाता है आपका चौफाली मेथड ऑफ सोइंग, ठीक है। चौफाली मेथड ऑफ सोइंग या फिर कहें चौफाली बुआई की विधि किस में प्रयोग की जाती है? आपकी कॉटन या कपास में प्रयोग की जाती है। क्लियर है? अब भैया इंग्लिश मीडियम वाले अब शिकायत मत करना कि सर केवल हिंदी मीडियम में लाते हो, इंग्लिश में नहीं लाते हो। इंग्लिश में भी लाए हैं, है ना। अब शेयर कर देना, लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ठीक।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 दिया हुआ है, वानस्पतिक रूप से सोयाबीन कौन सी फसल है? तिलहनी फसल है, दलहनी फसल है, फलीदार फसल है, ये सभी है। बॉटेनिकली सोयाबीन इज अ विच क्रॉप? ऑयल सीड क्रॉप, पल्स क्रॉप, लेग्यूम क्रॉप, या फिर कहें ऑल ऑफ द एज। क्या है? बॉटेनिकली पूछा है, वानस्पतिक रूप से पूछा है। तो भैया वानस्पतिक रूप से तो ये कैसी आपकी फलीदार फसल है, लेग्यूम क्रॉप है। कैसी फसल है बच्चों? लेग्यूम क्रॉप। दलहनी तो नहीं कहोगे, कैसा नहीं कहोगे? दलहनी पल्स क्रॉप तो नहीं कह सकते, लेकिन कैसी है? लेग्यूम फसल है, दलहनी फसल, सॉरी फलीदार फसल है। कैसी है? फलीदार, है ना। लेग्यूम मीन्स क्या होता है? फलीदार फसल है। देखो ऑयल सीड तो है ही, ऑयल सीड जब हम कॉमर्शियल पर्पज या फिर ये कहें कि जब हम जो है व्यावसायिक रूप से देखते हैं तो सोयाबीन कैसी है आपकी? एक तरह से कैसी है आपकी? ऑयल सीड है, या फिर कहें आपका तिलहनी फसल है। लेकिन बात करें बॉटेनिकली या फिर कहें वानस्पतिक रूप से, तो सोयाबीन वानस्पतिक रूप से क्या होता है आपका? दलहनी या फिर कहें सॉरी फलीदार या लेग्यूम क्रॉप होता है। क्या होता है? लेग्यूम या फिर कहें फलीदार फसल होती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 दिया हुआ है, किस दलहन फसल को सुनहरा चना कहा जाता है? या फिर कहें विच पल्स क्रॉप इज नोन एज गोल्डन ग्राम, लाल चना, रेड ग्राम, मूंग, ग्रीन ग्राम, उड़द, ब्लैक ग्राम, या फिर कहें उपरोक्त में से कोई नहीं। बता दीजिए आंसर। गोल्डन ग्राम किसे कहा जाता है? तो भैया उसे मूंग को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? ग्रीन ग्राम या मूंग को कहा जाता है आपका गोल्डन ग्राम। किसे भैया? मूंग को या फिर कहें ग्रीन ग्राम को कहा जाता है आपका गोल्डन ग्राम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 दिया हुआ है, RMO 40 किसकी किस्म है? RMO 40 इज अ वेराइटी ऑफ मूंग बीन या मूंग, चना या ग्राम, हॉर्स बीन या मोथ बीन या मोथ। बताएं आंसर क्या होगा? तो जो आपकी RMO 40 है ये मोथ बीन की किस्म है। किसकी किस्म है बच्चों? मोथ बीन की किस्म है आपकी RMO 40। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10, जल्दी से शेयर कर देना, लाइक कर देना, लाइक करना जरूर मत भूलना, है ना। अगला प्रश्न है, अरुणा किसकी उत्परिवर्ती किस्म है? किसकी? अरुणा इज अ म्यूटेंट वेराइटी ऑफ। अरुणा जो है एक उत्परिवर्ती या म्यूटेंट किस्म है। किस फसल की किस्म है? मटर की, पी, कपास, कॉटन, अरंडी, कैस्टर, सोयाबीन, या फिर कहें सोयाबीन। बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर? A, B, C या फिर डी। अरुणा जो है भैया आपका कैस्टर या अरंडी की आपकी कैसी है? उत्परिवर्ती या म्यूटेंट किस्म है। किसकी है? कैस्टर की। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11, देखिए प्रश्न नंबर 11 दिया हुआ है, उत्तर भारत में अमरूद के लिए जून जुलाई के महीने में कौन सी बहार लेनी चाहिए? अम्बे बहार, मृग बहार, हस्त बहार, इनमें से कोई नहीं। इंग्लिश में कहें, इन नॉर्थ इंडिया परफेबली विच बहार शुड वी टेक इन फॉर गुआवा इन द मंथ ऑफ जून जुलाई। बताइए, अम्बे बहार होगी, मृग बहार, हस्त बहार, या नन ऑफ द एबव। बता दीजिए आंसर। ABCD। आज इंग्लिश वाले ज़्यादा आंसर करेंगे, है ना। इंग्लिश मीडियम वाले ज़्यादा आंसर करेंगे। A, B, C या D क्या होगा सही आंसर यहाँ पर? तो भैया वो है आपकी मृग बहार। उत्तर भारत में जो आपकी जून जुलाई के महीने में कौन सी बहार लेनी चाहिए हमें? मृग बहार ली जाती है। कौन सी बहार ली जाती है बच्चों? मृग बहार ली जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 दिया हुआ है, आम में खाद और उर्वरक किस दौरान डाले जाते हैं? अगस्त में, जुलाई में, अक्टूबर या जनवरी। तो बताइए आंसर क्या होगा? इन मैंगो मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर आर अप्लाइड ड्यूरिंग अगस्त, जुलाई, अक्टूबर या जनवरी। तो आपका जो आम है या मैंगो है इसमें फर्टिलाइजर जो डाले जाते हैं वो कब डाले जाते हैं बच्चों? अक्टूबर में डाले जाते हैं। कब डाले जाते हैं? अक्टूबर में डाले जाते हैं। यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाता है वो क्या हो जाता है आपका? अक्टूबर हो जाता है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है,
मेलोडी किसकी किस्म है? मेलोडी किसकी किस्म है? गुलदाउदी की, गुलाब की, ग्लेडियोलस या गेंदा? मेलोडी इज अ वेराइटी ऑफ क्राइसेंथेमम, रोज, ग्लेडियोलस या मैरीगोल्ड? बता दीजिए आंसर क्या होगा यहाँ पर। तो जो आपकी मेलोडी किस्म है एक गेंदा की किस्म है। किसकी किस्म है बच्चों? मैरीगोल्ड की किस्म है। किसकी किस्म है? मैरीगोल्ड या गेंदा की किस्म है। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है, सिल्वर ओक है चढ़ने वाला पौधा, झाड़ी, पेड़, इनमें से कोई नहीं। सिल्वर ओक इज अ क्लाइंबर, श्रब, ट्री या नन ऑफ दीज? तो बेसिकली सिल्वर ओक क्या है आपका? एक पेड़ है। क्या है आपका? ट्री है। ट्री क्या भैया? ट्री या पेड़ है। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है, केना कहाँ का मूल निवासी है? भारत, उष्णकटिबंधीय अमेरिका, चीन, जापान? केना इज अ नेटिव ऑफ इंडिया, ट्रॉपिकल अमेरिका, चाइना या जापान? बताइए आंसर क्या होगा। बेसिकली केना एक तरह का फ्लावर होता है। क्या होता है आपका? फ्लावर होता है, जो कि आपका कैनेसी फैमिली में आता है। इसे हम जो है केना या केना लिली, क्या भैया? केना या केना लिली के रूप में जानते हैं। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है आपका केना इंडिका। क्या होता है साइंटिफिक नेम? केना इंडिका होता है। क्या होता है? इंडिका, केना इंडिका। इसकी फैमिली जो है या परिवार या कुल जो होता है इसका, वो क्या होता है? कैनिएसी होता है। क्या होता है? कैनिएसी। ठीक है, क्या होता है? कैनिएसी होता है। ठीक, कैनिएसी होता है, नोट कर लेना, है ना। एक तरह से फ्लावर होता है, फूल वाली एक है किस्म होती है। इसकी 12 प्रजातियां जो है भारत में उगाई जाती हैं। कितनी प्रजातियां आपकी? 12 प्रजातियां उगाई जाती हैं। किसकी? आपकी केना की। इसका जो नेटिव है, नेटिव मतलब कि ओरिजिन या उत्पत्ति स्थान जो है वो है आपका उष्णकटिबंधीय अमेरिका। क्या है आपका? ट्रॉपिकल अमेरिका या फिर कहें उष्णकटिबंधीय अमेरिका। ट्रॉपिकल अमेरिका या उष्णकटिबंधीय अमेरिका। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है, निम्नलिखित दानेदार कीटनाशक का लंबे समय तक अवशिष्ट प्रभाव रहता है? फोरेट, कार्बोफ्यूरॉन, एल्डिकाफ, क्विनोलफॉस? फॉलोइंग ग्रेनुलर इंसेक्टिसाइड इज हैविंग लॉन्ग रेसिडुअल इफेक्ट? फोरेट, कार्बोफ्यूरॉन, एल्डिकार्ब या फिर कहें क्विनोलफॉस? बताइए आंसर क्या होगा। ए, बी, सी या फिर डी? क्या होगा यहाँ पर आंसर? जल्दी से आंसर कर दीजिए। ए, बी या सी? तो जो आपका एल्डी कार्ब होता है, कौन सा बच्चों? एल्डी कार्ब। ठीक, एल्डी कार्ब का जो रेसिडुअल नेचर होता है, क्या होता है भैया? रेसिडुअल नेचर या फिर कहें आपका अवशिष्ट होता है। मतलब कि ये कहें लंबे समय तक ये पड़ा रहता है आपका भूमि में या मृदा में। ठीक है, तो ये किसका होता है? एल्डी कार्ब। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 17 लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित कीटनाशक ऑर्गेनोफॉस्फेट समूह से संबंधित है? सल्फर से, कार्बोफ्यूरॉन, मेलाथियान, एंडोसल्फान? फॉलोइंग इंसेक्टिसाइड बिलोंग टू ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप? सल्फर, कार्बोफ्यूरॉन, मेलाथियोन या एंडोसल्फान? कौन जो है ऑर्गेनोफॉस्फोरस ग्रुप से संबंधित है? तो भैया वो है आपका मेलाथियान। कौन भैया? मेलाथियान जो है ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप से संबंधित है। किससे? ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप से। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है, मच्छर मैट में इस्तेमाल होने वाला कीटनाशक है? एंडोसल्फान, डाइजिनॉल, मेथियान या फिर कहें आपका एलेथ्रिन? द इंसेक्टिसाइड विच इज यूज्ड इन मॉस्किटो मैट्स इज एंडोसल्फान, डायाएजिनोन या मेलाथियोन या एलिथ्रिन? बताइए आंसर क्या होगा। ए, बी, सी या फिर डी? तो जो आपका एलिथ्रिन है, कौन सा भैया? एलेजोथ्रिन जो आपका कीटनाशक है, इसको जो है मॉस्किटो मैट्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में? मॉस्किटो मैट्स के रूप में प्रयोग किया जाने वाला इंसेक्टिसाइड्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 दिया हुआ है बच्चों, चूहे नियंत्रण के लिए निम्नलिखित एंटी कोगुलेंट का उपयोग किया जाता है? जिंक फॉस्फाइड,
Al2PO4, हाइड्रोजन साइनाइड वारफेरिन, फॉलोइंग एंटीकोंगुलेंट इज यूज फॉर रेड कंट्रोल, जिंक फास्फाइड, Al2PO4, हाइड्रोजन साइनाइड या फिर कहें आपका वारफेरिन। बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर, A, B, C या D। तो यहाँ पर जो है वारफेरिन का प्रयोग किया जाता है। किसका बच्चों, वारफेरिन का। एंटीकोंगुलेंट जो होता है आपका कौन होता है, वारफेरिन होता है। कौन होता है बच्चों, वारफेरिन। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20 दिया हुआ है 20। एफिड्स और सफेद मक्खियों को प्रभावी रूप से नियंत्रित किया जाता है फ्यूमिगेंट्स द्वारा, पेट के जहर द्वारा, संपर्क कीटनाशक द्वारा या प्रणालीगत कीटनाशक द्वारा। एफिड्स एंड व्हाइट फ्लाई आर इफेक्टिवली कंट्रोल्ड बाय फ्यूमिजेंट्स, स्टोमच पॉइजन, कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड या सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड। किसके द्वारा जो है एफिड्स एंड व्हाइट फ्लाई को कंट्रोल किया जाता है, तो भैया वो किया जाता है आपका प्रणालीगत कीटनाशक का प्रयोग कर या सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर। किसका प्रयोग करके, सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर इसको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, किसको, आपका एफिड और सफेद मक्खी को, एफिड और सफेद मक्खी को। आगे चलते हैं। यहां पर जो है प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 21 में देखो ये 20 की कुछ लाइन जुड़ गई है इसमें, इसको हम हटा देंगे। ठीक, इस लाइन को हम हटा देते हैं, यहां से हमारा क्वेश्चन शुरू होता है। ठीक, इसको हटा दिया जाता है। भारत में पहली बार बाजरा, मोती बाजरा, पर्ल मिलेट लिखते ना, इस वजह से वो ट्रांसलेट में मोती बाजरा हो गया। बाजरा के हरे कान या ये कहें ग्रीन ईयर या डाउनी फफूंदी की सूचना दी गई थी केसी मेहता द्वारा, एजी बटलर द्वारा, मुंडाकुर द्वारा या फिर कहें आपका आर प्रसाद द्वारा। द ग्रीन ईयर और डाउनी मिल्ड्यू ऑफ पियर मिलेट वाज फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड इन इंडिया बाय केसी मेहता, ईजे बटलर, मुंडेकर या फिर कहें आर प्रसाद। किसने जो है बाजरा में पहली बार ग्रीन ईयर या फिर कहें आपका डाउनी मिल्ड्यू या डाउनी फफूंदी के रूप में जानकारी दी थी, तो वो दी थी आपकी ईजे बटलर ने। किसने दी थी, ईजे बटलर, जिसे जो है फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी कहा जाता है। ईजे बटलर को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी। ठीक, आगे चलते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 22 दिया हुआ है 22, क्वेश्चन नंबर 22 है, बाजरा का डाउनी फफूंदी रोग मुख्य रूप से है जल जनित, वायु जनित, मिट्टी जनित, इनमें से कोई नहीं। द डाउनी मिल्ड्यू डिजीज ऑफ पर्ल मिलेट इज प्रीमियरली या वाटर बोर्न, एयर बोर्न, सॉयल बोर्न या नन ऑफ दीज। बता दीजिए आंसर क्या होगा, ए, बी या सी या डी। जो आपका बाजरा का डाउनी फफूंदी रोग है या डाउनी मिल्ड्यू रोग है, ये किससे कैसा है, आपका मिट्टी जनित है या फिर कहें सॉयल बोर्न है। कैसा है, मिट्टी जनित या मृदा जनित या फिर कहें सॉयल बोर्न डिजीज है। कौन सी आपकी डाउनी मिल्ड्यू, किसकी, आपकी बाजरा की या पर्ल मिलेट की। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23, 23, क्वेश्चन नंबर 23 है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, 23वां प्रश्न लिखा हुआ है, धनिया के स्टेम गोल का कारण होता है प्रोटोमाइसिस मैक्रोस्पोरस, प्लाज्मोपारा विटिकोला, पेरेनोस्पोरा पिसी या इनमें से कोई नहीं। तो बात करें सही आंसर की, तो यहाँ पर प्रोटोमाइसिस मैक्रोस्पोरस जो है स्टेम गोल का कारण होता है। किसके अंदर, धनिया के अंदर। स्टेम गोल्स ऑफ कोरिएंडर इज कॉल्ड बाय प्रोटोमाइसिस मैक्रोस्पोरस। किसके द्वारा होती है, प्रोटोमाइसिस मैक्रोस्पोरस। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है। प्रश्न नंबर 24 है, मटर के पाउडरी फफूंदी के लक्षण एरिसेफी पॉलीगोनी के कारण जो होता है सबसे पहले दिखाई देते हैं। द सिम्टम्स ऑफ पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ पी
कॉल्ड बाय इरिसाइफी पॉलीगोनी फर्स्ट अपीयर्स ऑन स्टेम या फिर कहें तने पर, जड़ों या फिर कहें रूट्स पर, पत्तियों पर या लीव्स पर, या फूल या फिर कहें फ्लावर पर। तो सबसे पहले जो पाउडरी फफूंदी होती है उसके लक्षण हमें पत्तियों पर या लीव्स पर देखने को मिलते हैं। किस पर देखने को मिलते हैं बच्चों? लीव्स पर या पत्तियों पर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही आंसर हो जाता है, पत्तियां या फिर कहें लीव्स। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25 या 25वां प्रश्न दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है गेहूं का पाउडरी फफूंदी कवक से जुड़ा हुआ है, इरिसेफी ग्रेमनेस टिटिसी, इरिसेफी पॉलीगोनी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। द पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ व्हीट इज एसोसिएटेड विथ फंजाई, इरिसाइफी ग्रेमनेस स्पीसीज टिटिसी, इरिसाइफी पॉलीगोनी, बूथ ए एंड बी दोनों, या फिर कहें ए और बी दोनों, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो बात करें बच्चों यहाँ सही आंसर की, तो यहाँ पर सही आंसर होता है इरिसाइफी ग्रेमनेस स्पीसीज कौन सी है? टिटिसी। कौन सी? इरिसाइफी ग्रेमनेस टिटिसी जो है एसोसिएटेड है किससे? आपके पाउडरी फफूंदी या पाउडरी मिल्ड्यू से, किसके? आपके गेहूं के। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 26 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 26। प्रकाश संश्लेषण एक है ऑक्सीकरण प्रक्रिया, अपचयन प्रक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन प्रक्रिया, या फिर कहें उपरोक्त में से कोई नहीं, या फिर कहें फोटोसिंथेसिस इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस, रिडक्शन प्रोसेस, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, या नन ऑफ दीज। बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर? ए, बी, सी या फिर डी, क्या होगा सही उत्तर? तो बात करें बच्चों यहाँ पर सही आंसर की, तो जो आपकी फोटोसिंथेसिस है वो आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन की प्रोसेस है, या फिर कहें ऑक्सीकरण व अपचयन की प्रक्रिया है। फोटोसिंथेसिस या जो प्रकाश संश्लेषण है वो क्या है? आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस, या फिर कहें ऑक्सीकरण अपचयन प्रक्रिया है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर जो है आपका 27वां प्रश्न। यहाँ पर हम जो है 26 प्रश्न कर चुके हैं, थोड़ा सा पानी पी लिया जाए, है ना। देखिए प्रश्न नंबर 27 दिया हुआ है, C3 पौधों में CO2 स्वीकार करता है, फास्फोइनोल पाइरुवेट या रिबुलोज बिसफॉस्फेट, या फिर कहें ऑक्जेलो एसीटेट या मैलेट। इन C3 प्लांट CO2 एक्सेप्टर एज फॉस्फोइनेलो पाइरुवेट, रुवेलोज बाइसफोस्फेट, या फिर कहें आपका ऑक्जेलो एसीटेट या मैलेट। रेबुलेज बिसफॉस्फेट, ऑक्जेलो एसीटेट, मैलेट, या फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। बताइए आंसर यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर सही आंसर जो है C3 पौधों में, क्या भैया? C3 पौधों में CO2 स्वीकार करता जो होता है वो होता है रिब्यूलोज बिसफॉस्फेट। रिब्यूलोज बिसफॉस्फेट जो होता है या बाइफॉस्फेट जो होता है वो क्या होता है? C3 पौधों में CO2 एक्सेप्टर या फिर कहें स्वीकार करता होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28। ठीक, प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 लिखा हुआ है, प्रकाश प्रतिक्रिया की वर्णक प्रणाली या फिर कहें सेकंड या फिर कहें PS सेकंड प्रणाली किससे में अनुपस्थित होती है? C3 पौधे में, कैम पौधे में, C4 पौधे में, इनमें से कोई नहीं। पिगमेंट सिस्टम सेकेंड या PS सेकेंड सिस्टम ए ऑफ लाइट रिएक्शन इज एब्सेंट इन C3 प्लांट, कैम प्लांट, C4 प्लांट, या नन ऑफ दीज। देखो यहाँ पर आंसर तो देखो क्या हो जाता है? इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं इसलिए हो जाता है क्योंकि प्रकाश प्रतिक्रिया की वर्णक प्रणाली या फिर कहें पिगमेंट सिस्टम में C3 पौधों व C4 पौधों दोनों में क्या होती है? उपस्थित होती है। क्या होती है? उपस्थित होती है या फिर कहें प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर जो है नन ऑफ दी सही आंसर हो जाता है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि PS सेकेंड सिस्टम ऑफ लाइट रिएक्शन इज प्रेजेंट इन बूथ C3 एंड C4 प्लांट। प्रकाश प्रतिक्रिया की PS सेकेंड प्रणाली जो है C3 व C4 दोनों में पौधों में क्या होती है? मौजूद होती है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है आपका? नन ऑफ दीज या फिर कहें इनमें से कोई नहीं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 29 दिया हुआ है बच्चों, चावल में डीजी वू जीन ड्वार्फिंग जीन किस किस्म से प्राप्त किया गया है? IR8 से, पूसा बासमती, TN1 लूनीश्री। द डीजी वू जीन ड्वार्फिंग जीन इन राइस वाज सोर्स फ्रॉम विच वेराइटी? IR8, पूसा बासमती, TN1 या लूनीश्री। तो भैया जो आपका ड्वार्फिंग जीन डीजी वू जीन है वो किससे लिया गया है? TN1 से या टाइचिंग नेटिव 1 से। किससे लिया गया है? टाइचिंग नेटिव 1 या फिर कहें आपका TN1 से लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 30, प्रश्न नंबर 30 दिया हुआ है, ऊतक जो जीवित कोशिकाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, स्क्लेरोकाइमा, जाइलम, फ्लोएम, पेरेन्काइमा। टिश्यू दैट रिप्रेजेंट लिविंग सेल्स, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम, फ्लोएम या पेरेन्काइमा। तो भैया उसे हम क्या कहते हैं? पेरेन्काइमा कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरेन्काइमा। ऊतक जो जीवित कोशिकाओं का प्रतिनिधित्व करता है, ऊतक जो जीवित कोशिकाओं का प्रतिनिधित्व करता है उसे हम क्या कहते हैं? पेरेन्काइमा कहते हैं। क्या कहते हैं? पेरेन्काइमा कहते हैं। क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है यहाँ पर इस क्वेश्चन का। देखो लिखा हुआ है, parenchyma tissue is composed of living cells that have thin cell walls and are involved in functions such as photosynthesis, storage and secretion. parenchyma ऊतक जीवित कोशिकाओं से बना होता है जिनमें पतली कोशिका भित्ति होती है और जो प्रकाश संश्लेषण, भंडारण और स्राव जैसे कार्यों में क्या होता है? शामिल होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 31 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 31। थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए इसे। ठीक, प्रश्न नंबर 31 दिया हुआ है, पूरी तरह से अनुकूलित प्रकार से व्यवसायिक किस्म में रोग प्रतिरोधक क्षमता के हस्तांतरण के लिए प्रजनन की सबसे उपयुक्त विधि है। द मोस्ट सुइटेबल मेथड ऑफ ब्रीडिंग फॉर ट्रांसफर ऑफ डिजीज रेसिस्टेंस कैरेक्टर फ्रॉम अ होली अनअडॉप्टेड टाइप टू अ कॉमर्शियल वैरायटी एज बड़े पैमाने का चयन या मास सिलेक्शन, शुद्ध लाइन चयन, प्योर लाइन सिलेक्शन, बैक क्रॉस, वंशावली विधि, बैक क्रॉस या पेडिग्री मेथड। तो भैया ये यहाँ पर जो है सबसे बेस्ट मेथड जो है वो उपयुक्त विधि है बैक क्रॉस। कौन सी विधि है भैया? बैक क्रॉस। कौन सी? किसके लिए? आपको पूरी तरह से अनुकूलित प्रकार से व्यवसायिक किस्म में रोग प्रतिरोध क्षमता हस्तांतरण करने के लिए हम क्या कराते हैं? बैक क्रॉस करवाते हैं। क्या करवाते हैं? आपका बैक क्रॉस करवाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 32 दिया हुआ है 32, बीज रहित तरबूज है द्विगुणित ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड। सीडलेस वाटरमेलन एज डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड या हेक्साप्लॉइड। बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर। तो जो आपका बीज रहित जो आपका क्या होता है? तरबूज होता है, वाटरमेलन होता है, कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड होता है। कैसा होता है बच्चों? ट्रिप्लॉइड होता है। कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 दिया हुआ है, एक डीएनए का एक छोटा गोलाकार टुकड़ा है जो गुणसूत्र डीएनए को से अलग होता है, जीवाणु भोजी कोशिका पर कब्जा कर लेता है, नए फेजों का प्रजनन करता है और कोशिका को नष्ट कर देता है, जिसके दौरान विषाणु जैसे चरण का चक्र होता है। स्मॉल सर्कुलर पीस ऑफ अ डीएनए दैट इज डिफरेंट देन द क्रोमोजोमल डीएनए विच इज ऑल द जेनेटिक मटेरियल फाउंड इन एन ऑर्गेनिज्म क्रोमोजोम्स। उसे क्या कहेंगे? लाइसोजेनिक चक्र, लाइटिक चक्र, बाइनरी विखंडन या संयुग्मन, प्लाज्मिड, वेक्टर, जीनोम या ट्रांसपोशन। बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर। तो उसे भैया हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। किस क्या कहते हैं भैया? प्लाज्मिड या लाइसोजेनिक चक्र। सॉरी, यहाँ पर जो है ऑप्शन गलत डल गए हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है ऑप्शन गलत डल गए हैं। यहाँ पर जो है
ए ऑप्शन नहीं होंगे, हिंदी वाले ऑप्शन गलत डल गए हैं। यहाँ पर प्लाज्मिड एक गलत है, यहाँ पर प्लाज्मिड सही आंसर हो गया। ठीक है, प्लाज्मिड सही आंसर होगा। 33 का जो है इंग्लिश हिंदी सही है, बाकी आपका जो है ऑप्शन गलत डले थे यहाँ पर, तो प्लाज्मिड यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये इसके ऑप्शन थे वो वहाँ पहुँच गए। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोगों को पता है ना, प्लाज्मिड सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 दिया हुआ है, जीवाणु भोजी कोशिका पर कब्जा कर लेता है, नए फेजों का प्रजनन करता है और विषाणु जनित चरण के लिए के किस चक्र के दौरान कोशिका को नष्ट कर देता है? लाइसोजेनिक चक्र, लाइटिक चक्र, बाइनरी विखंडन संयुग्मन। द बैक्टीरियोफेज दैट्स takes over the cell produces new phages that destroy the cell during which cycle of virulent phase? lysogenic cycle, lytic cycle, binary fission या conjugation। बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर। तो बात करें बच्चों सही आंसर की, तो यहाँ पर सही आंसर लाइटिक चक्र क्या हो जाता है? लाइटिक चक्र यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 दिया हुआ है 35। डीएनए का एक टुकड़ा जो मेजबान जीव के अंदर स्व प्रतिकृति और स्थिर रखरखाव में सक्षम है उसे कहा जाता है? जीन मार्कर, क्लोनिंग वेक्टर, प्रोमोटर, ऑपरेटर। अ फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए विच इज कैपेबल ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन एंड स्टेबल मेंटेनेंस इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जीन मार्कर, क्लोनिंग वेक्टर, प्रोमोटर या ऑपरेटर। तो भैया उसे हम क्या कहते हैं? आपका क्लोनिंग वेक्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोनिंग वेक्टर कहा जाता है। किसे भैया? जो डीएनए को मतलब कि कहें मेंटेनेंस करता है, स्टेबल और सेल्फ रिप्लिकेशन करता है, उसे हम क्या कहते हैं? क्लोनिंग वेक्टर कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 दिया हुआ है, पौधों के उत्पादन के संबंध में मिट्टी के विभिन्न गुणों पर कौन विचार करता है? कृषि विज्ञानी, एडेफोलॉजिस्ट, पेडोलॉजिस्ट, मृदा रसायनज्ञ। हु कंसाइडर द वेरियस प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल इन रिलेशन टू प्लांट प्रोडक्शन? एग्रोनॉमिस्ट, एडेफोलॉजिस्ट, पेडोलॉजिस्ट या सॉइल केमिस्ट। बताइए आंसर क्या होगा। तो देखो हमने बताया था जब सॉइल साइंस पढ़ा रहे थे कि मृदा का पौधों के संबंध में अध्ययन क्या कहलाता है? एडेफोलॉजी। और एडेफोलॉजी का अध्ययन कौन करेगा? एडेफोलॉजिस्ट करेगा ना, बेसिकली बात है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी एडेफोलॉजिस्ट सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन बी एडेफोलॉजिस्ट सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 37 की ओर, प्रश्न नंबर 37। 37वां प्रश्न लिखा हुआ है, चट्टानों के ऊपर असंगठित सामग्री को कहा जाता है? सोलम, रेगोलिथ, बेड रॉक या ए क्षितिज। अनकंसोलिडेटेड मटेरियल ओवरलेइंग रॉक्स इज नोन एज सोलम, रेगोलिथ, बेड रॉक या ए हॉरिजॉन। तो बेसिकली जो आपका एक है असंगठित या फिर कहें अनकंसोलिडेटेड मटेरियल होता है उसे हम क्या कहते हैं? रेगोलिथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेगोलिथ या आवरण प्रस्तर। इसे रेगोलिथ को हम क्या कहते हैं? आवरण प्रस्तर के रूप में जानते हैं। रेगोलिथ को किसके रूप में जानते हैं? आपका आवरण प्रस्तर के रूप में जानते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 दिया हुआ है। 38वां प्रश्न लिखा हुआ है, मिट्टी के ऊर्ध्वाधर भाग को इस रूप में जाना जाता है? क्षितिज, सोलम, मृदा प्रोफाइल, उपरोक्त सभी। वर्टिकल सेक्शन ऑफ अ सॉइल इज नोन एज हॉरिजॉन्स, सोलम, सॉइल प्रोफाइल, ऑल ऑफ दीज। तो उसे हम क्या कहते हैं भैया? सॉइल प्रोफाइल या मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदा परिच्छेदिका, सॉइल प्रोफाइल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 39 दिया हुआ है, सोलम में शामिल है ए, बी और ई क्षितिज, ए और बी क्षितिज, ए, बी और सी क्षितिज, ए प्लस रेगोलिथ। द सोलम इज कंप्राइज्ड ऑफ ए प्लस बी एंड ई हॉरिजॉन, ए एंड बी हॉरिजॉन, ए बी एंड सी हॉरिजॉन, ए प्लस रेगोलिथ। देखो बेसिकली आपने पढ़ा होगा कि ए और बी को मिलाकर हम क्या कहते हैं? आपका सोलम कहते हैं। क्या कहते हैं? सोलम कहते हैं। ठीक, तो
तो जो आपका ई हॉरिजॉन होता है ये ए का सब हॉरिजॉन होता है, ए का क्या होता है, सब हॉरिजॉन होता है ई। तो यहाँ पर ए, पहले ए आता है फिर ई आता है प्लस बी, फिर बी हॉरिजॉन बनता है। तो ए और ई और बी को मिलाकर हम क्या कहते हैं, सोलम। ई क्या है आपका, एक सब हॉरिजॉन। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाता है। ऑप्शन ए बी ई क्षेत्र जो है सही आंसर हो जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 40 है। कार्बनिक मिट्टी में आमतौर पर मात्रा के हिसाब से 50% से अधिक कार्बनिक पदार्थ होते हैं और वजन के आधार पर कम से कम होते हैं। 20%, 30%, 40% या 45%। बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर, ए बी सी या फिर डी। सही आंसर क्या होगा, तो बात करें बच्चों सही आंसर की तो 20% होते हैं। द ऑर्गेनिक सॉइल कॉमनली कंटेन मोर देन 50% ऑर्गेनिक मैटर बाय वॉल्यूम एंड एटलीस्ट बाय वेट बेसिस ऑफ 20% एटलीस्ट बाय वेट क्या हुआ, या फिर कहें भार के आधार पर कम से कम 20% वजन के होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 41, 41वां प्रश्न है। 41 लिखा हुआ है, प्राथमिक खनिजों में अपक्षय के प्रति सबसे अधिक प्रतिरोधी है क्वार्टज, ओलिवाइन, एल्वाइट या जिप्सम। अमोंग प्राइमरी मिनरल मोस्ट रेसिस्टेंट टू वेदरिंग एज क्वार्टज, ओलिवाइन, एल्वाइट या जिप्सम। बताइए आंसर। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा रेसिस्टेंस होता है किसके लिए, वेदरिंग के लिए या फिर क्या अपक्षय के लिए, वो होता है आपका क्या, क्वार्टज। क्या होता है बच्चों, क्वार्टज। सबसे अधिक सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वार्टज। प्राथमिक खनिजों में अपक्षय के प्रति सबसे अधिक प्रतिरोधी कौन होता है आपका, क्वार्टज होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 42 दिया हुआ है 42, अपक्षय के प्रति सबसे कम प्रतिरोधी खनिज कौन सा है, क्वार्टज, ओलिवाइन, जियोथाइड, एनोर्थाइड। लीस्ट रेसिस्टेंट मिनरल टू वेदरिंग एज क्वार्टज, ओलिवाइन, जियोथाइड, एनोर्थाइड। तो भैया वो है आपका ओलिवाइन। ओलिवाइन जो है कम प्रतिरोधी होता है, मतलब ये कहें कि आसानी से विघटित हो जाता है, आसानी से टूट फूट हो जाता है। ठीक है, टूट जाता है। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 43, 43वां प्रश्न दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक खनिज है, मॉस्कोवाइट, एनोर्थाइड, डोलोमाइट, बायोटाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी मिनरल, मॉस्कोवाइट, एनोर्थाइड, डोलोमाइट या बायोटाइट। तो यहाँ पर जो सेकेंडरी मिनरल है भैया वो आपका कौन सा है, बताइए आंसर, ए बी या सी। तो वो है भैया डोलोमाइट। कौन है, डोलोमाइट एक आपका सेकेंडरी या फिर कहें द्वितीयक खनिज है। डोलोमाइट क्या है आपका, द्वितीयक खनिज है। डोलोमाइट क्या होता है, द्वितीयक खनिज होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 44 दिया है 44, गुरुत्वाकर्षण द्वारा परिवहन की जाने वाली अकार्बनिक मूल सामग्री है ग्लेशियल, एओलेन, समुद्री, कोलिबियम। इनऑर्गेनिक पेरेंट मटेरियल ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटी एज ग्लेशियल, एओलेन, मैराइन या कोलिबियम। तो हम पहले जब हम सॉइल साइंस पढ़ा रहे थे, मृदा निर्माण पढ़ा रहे थे, तो हमने बताया था कि भैया जो एक कहें कि मृदा के कण जो आपके गुरुत्वाकर्षण से या एक कहें एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं उसे हम कोलिबियम कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, कोलिबियम हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, कोलिबियम हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 45 है 45, क्वेश्चन नंबर 45 है, हवा से उड़ने वाली सामग्री जिसमें मुख्य रूप से कुछ महीन और चिकनी मिट्टी के साथ गाद शामिल या सिल्ट शामिल होती है कहलाती है एओलियन, लोअस, मोरेन या जलोढ़। विंड ब्लोज मटेरियल कंप्राइज primarily ओल्ड सिल्ट विथ सम फाइन एंड क्ले आर कॉल्ड एओलिन, लॉसेस या मोराइन या एल्यूवियल। बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर। तो उसे हम क्या कहते हैं, लोएस कहते हैं। क्या कहते हैं, लोएस कहते हैं, लोएस कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 46 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 46, मिट्टी के निर्माण के निष्क्रिय कारक में शामिल है जलवायु, जीव, मूल सामग्री, इनमें से कोई नहीं।
पेसिव फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इंक्लूड्स क्लाइमेट, ऑर्गेनिज्म, पेरेंट मटेरियल, नन ऑफ दिस। बताइए आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। निर्जीव पदार्थ क्या होता है? तो भैया निर्जीव पदार्थ क्या है, मूल सामग्री है, पेरेंट मटेरियल। एक तरह से मतलब ये कहें निर्जीव पदार्थ से दूसरे पदार्थों द्वारा जो है विघटित किया जाता है। तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है आपका, पेरेंट मटेरियल या फिर कहें आपका जो है मूल सामग्री सही आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 47 दिया हुआ है, ज्वालामुखीय उत्सर्जकों से व्युत्पन्न और एलोफेन या अलग अलह्यूमिक परिसरों द्वारा प्रभुत्व वाली कौन सी मिट्टी का क्रम है? हिस्टोसॉल, एंडीसॉल, इंसेप्टिस, अल्टीसॉल, अल्फीसॉल। विच सॉइल ऑर्डर डिराइव्ड फ्रॉम वोल्केनिक एजेक्टा एंड डोमिनेटेड बाय एलोफेन और अलह्यूमिक कॉम्प्लेक्सेस? हिस्टोसॉल, एंडीसॉल, अल्टीसॉल्स या अल्फीसॉल्स। बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर। तो भैया हम उसे क्या कहते हैं, एंडीसॉल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडीसॉल्स को। उस क्रम को क्या कहा जाता है, एंडीसॉल्स कहा जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 48 है 48। मिट्टी के वर्गीकरण की निम्नलिखित श्रेणियों में शामिल है क्रम, महान समूह या फिर कहें ग्रेटर ग्रुप, मिट्टी श्रृंखला या परिवार। लोएस्ट कैटेगरी ऑफ सॉइल क्लासिफिकेशन इंक्लूड ऑर्डर, ग्रेट ग्रुप, सॉइल सीरीज या फैमिली। क्या होगा, मिट्टी के वर्गीकरण में निम्नतम श्रेणी में शामिल कौन होता है? क्वेश्चन नंबर 48 है, आंसर कर दीजिए। तो उसे हम कहते हैं सॉइल सीरीज या फिर कहें मिट्टी श्रृंखला। सॉइल सीरीज या मिट्टी श्रृंखला उसे कहेंगे हम। क्या, सॉइल सीरीज या मिट्टी श्रृंखला उसे कहेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 49 है, एक मिट्टी में कम से कम मिट्टी अलग से होनी चाहिए ताकि उससे मिट्टी कहा जा सके। 70%, 80%, 40%, 35%। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अ क्ले सॉइल। यहाँ पर देखो यहाँ पर क्ले सॉइल है, ठीक है, या फिर कहें मृत्तिका मिट्टी या फिर कहें मृत्तिका। क्या भैया, मृत्तिका। ठीक है, तो मृत्तिका में कम से कम मिट्टी अलग से होनी चाहिए ताकि उसे जो है क्ले कहा जाए, या फिर यहाँ पर मिट्टी ना कह के यहाँ क्या कहें, मृत्तिका कहा जाए। कितने % क्ले होना चाहिए कि उसे मृत्तिका कहा जाए? अ क्ले सॉइल मस्ट कंटेन एटलीस्ट क्ले सेपरेट टू बी डेसिग्नेटेड अ क्ले 70%, 80%, 40% या 35%। यदि आपकी मृत्तिका या क्ले में, किसमें भैया, मृत्तिका या क्ले में 40% क्ले है, मृत्तिका या क्ले में 40% मृत्तिका या फिर कहें आपकी क्ले सॉइल या फिर कहें मृत्तिका मिट्टी या मृत्तिका मृदा में यदि 40% मृत्तिका या क्ले है तो उसे हम क्ले सॉइल कह सकते हैं या मृत्तिका मिट्टी कह सकते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50 लिखा हुआ है, घास के मैदानों में किस प्रकार की संरचना प्रमुख है? गोलाकार, प्लेटी, स्तंभाकार, ब्लॉकी। विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज डोमिनेंट इन ग्रासलैंड? स्फेरॉइडल, प्लेटी, कॉलमिनार या ब्लॉकी। बताइए आंसर क्या होगा कि घास के मैदानों में कौन सी संरचना पाई जाती है मृदा की? तो भैया स्फेरॉइडल पाई जाती है, गोलाकार पाई जाती है। कैसी संरचना पाई जाती है? गोलाकार या स्फेरॉइडल पाई जाती है। यहाँ पर 50 प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। आगे प्रश्न 50 प्रश्न और है, ठीक है। आगे प्रश्न जो है एक्सटेंशन के आ जाते हैं। देखिए लिखा हुआ है, भारत में विस्तार का जनक किसे माना जाता है? पी देशमुख को, के.एन. सिंह को, एम.एस. स्वामीनाथन, बी कुरियन। हु इज द कंसिडर्ड द फादर ऑफ एक्सटेंशन इन इंडिया? पी देशमुख, के.एन. सिंह, एम.एस. स्वामीनाथन, बी कुरियन या वर्गीज कुरियन। तो के.एन. सिंह को, किसको भैया? के.एन. सिंह को भारत में प्रसार या फिर कहें विस्तार या फिर कहें एक्सटेंशन का जनक कहा जाता है। किसके अंदर? भारत के अंदर। किसको? के.एन. सिंह को। किसको कहा जाता है? के.एन. सिंह को। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 52 दिया हुआ है, प्रथम पंक्ति विस्तार के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? FAO, ICAR, WHO, यूनेस्को। विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्स्ट लाइन एक्सटेंशन? FAO, ICAR, WHO या यूनेस्को। तो भैया सही आंसर यहाँ पर ICAR हो जाता है। प्रथम पंक्ति विस्तार के लिए कौन सा संगठन जो है जिम्मेदार है? तो भैया वो है आपका ICAR। रिस्पॉन्सिबल कौन है भैया? ICAR या फिर कहें आपका इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न नंबर 53 53 दिया हुआ है, नए नवाचार को अपनाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? पिछड़े हुए, प्रारंभिक बहुमत, नवप्रवर्तक, देर से बहुमत। Who are the first individual to adopt a new innovation? Ledgers, earlier majority, innovator, late major। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा नव प्रवर्तक या इनोवेटर। जो जल्दी से जो है पहले जो अपनाते हैं वो इनोवेटर्स होते हैं। एक हैं कि जो नई नई रिसर्च करते हैं वो क्या है? इनोवेटर है, तो वो जल्दी से अपना लेते हैं। लेजर्स कौन होते हैं? आलसी होते हैं, पिछड़े होते हैं, सबसे बाद में अपनाते हैं। सबसे पहले इनोवेटर अपनाते हैं या नव प्रवर्तक अपनाते हैं, और सबसे बाद में लेजर्ड्स या आलसी लोग या फिर पिछड़े लोग अपनाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 54 54वां प्रश्न दिया हुआ है, ऑडियो और विजुअल दोनों पर क्या प्रभाव पड़ता है? रेडियो, पुस्तिका, टेलीविजन, पोस्टर। व्हाट हैज बोथ ऑडियो एंड विजुअल इम्पैक्ट? रेडियो, बुकलेट, टेलीविजन या पोस्टर। तो देखो, टेलीविजन में हमें देखने को भी मिलता है और ऑडियो भी मिलते हैं, मतलब ऑडियो विजुअल है। कौन सा है भैया? टेलीविजन। सही आंसर क्या हो जाता है? टेलीविजन। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 55 प्रश्न नंबर 55 55वां प्रश्न है। ठीक, थोड़ा सा पानी पी लिया जाए, है ना, क्योंकि सेशन लंबा चलने वाला है। 1.5 घंटे या 1 घंटे या 2 घंटे लेके जा सकता है, क्योंकि बाइलैंग्वेज है ना। चलिए, प्रश्न नंबर 55 क्वेश्चन नंबर 51 है। यहाँ पर भोदान नहीं है, यहाँ पर होगा भूदान। ठीक, थोड़ा सा ये भूदान होगा, है ना, भूदान। ठीक, 1951 में भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, विनोबा भावे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। हु इनिशिएटेड द भूदान मूवमेंट इन 1951? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे या सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भैया विनोबा भावे ने या फिर कहे विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था बच्चों? विनोबा भावे ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? विनोबा भावे ने शुरू किया था। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 56 56वां प्रश्न दिया हुआ है 56। किसी वस्तु की मानवीय इच्छा को संतुष्ट करने की क्षमता को रूप में जाना जाता है धन, उपयोगिता, उपभोग, संतुष्टि। द कैपेसिटी ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट इज नोन एज वेल्थ, यूटिलिटी, कंजम्पशन, सेटिस्फैक्शन। क्या कहा जाएगा? बताइए आंसर। The capacity of a commodity to satisfy human wants is known as satisfaction, संतुष्टि। क्या कहा जाएगा? अगर कि मानव को संतुष्ट करने के लिए कोई मतलब जो कोई वस्तु की जो कैपेसिटी या क्षमता होती है उसे सेटिस्फैक्शन कहते हैं। सेटिस्फैक्शन या संतुष्टि कहा जाता है। ठीक, आगे चलते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 51 दिया हुआ है 57 या 57वां प्रश्न है। 57वां प्रश्न लिखा हुआ है, स्टॉक में कुल उपज का वह हिस्सा जिसे किसान बेचने को तैयार है उसे क्या कहा जाता है? कुल उपज, सकल राजस्व, विपणन योग्य अधिशेष, कृषि स्टॉक। द पोर्शन ऑफ टोटल प्रोड्यूस इन स्टॉक विच द फार्मर इज विलिंग टू सेल इज नोन एज व्हाट? टोटल यील्ड, ग्रॉस रेवेन्यू, मार्केटेबल सरप्लस, एग्रीकल्चरल स्टॉक। तो भैया उसे मार्केटेबल सरप्लस कहा जाता है, विपणन योग्य अधिशेष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विपणन योग्य अधिशेष या मार्केटेबल सरप्लस कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 58 दिया हुआ है, 2024-25 सीजन में सोयाबीन का एमएसपी क्या है? 4600, 4892, 6763 या 7280। तो भैया वो है आपका 4892। व्हाट इज द एमएसपी ऑफ फॉर सोयाबीन इन द 2024-25 सीजन? जो अभी अभी आया है आपका जून से या फिर कहें आपके 2024-25 सीजन के लिए, वो कितना है? तो वो है आपका 4892 48 या फिर कहें 4892 जो है एमएसपी रखा गया है। किसका? आपका सोयाबीन का प्रेजेंट या फिर करें करेंट एग्रीकल्चर ईयर में। ठीक, यहाँ पर 4892 सही आंसर हो जाता है। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 59 प्रश्न नंबर 59 है,
पैसे के संदर्भ में व्यक्त मूल्य को क्या कहा जाता है? लागत, मूल्य, व्यय या मूल्य। व्हाट इज द वैल्यू एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी कॉल्ड कॉस्ट, प्राइस या फिर कहें आपका एक्सपेंस या वैल्यू, तो भैया उसे प्राइस कहते हैं, मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल्य कहते हैं या प्राइस कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 60, 60वां प्रश्न दिया हुआ है, विपणन और निरीक्षण निदेशालय DMI का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में, नई दिल्ली के अंदर, फरीदाबाद या बेंगलोर। तो भैया सभी को पता है कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। DMI का हेडक्वार्टर जो है कहाँ पर है? फरीदाबाद के अंदर। कहाँ पर है बच्चों? फरीदाबाद, हरियाणा के अंदर जो है DMI डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन का जो है मुख्यालय है। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 61 है, 61वां दिया हुआ है, पूंछ को हटाने को क्या कहा जाता है? नसबंदी, बधियाकरण, डॉकिंग या डीबिकिंग। रिमूवल ऑफ टेल इज कॉल्ड एज स्पेइंग, कास्ट्रेशन, डॉकिंग या डीबिकिंग। तो भैया डॉकिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूंछ को हटाना, पशुओं में पूंछ को हटाना क्या कहा जाता है? डॉकिंग कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है? डॉकिंग कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 62 दिया हुआ है, स्तन ग्रंथियों को हटाना है, नसबंदी, नपुंसक बनाना, मास्टेक्टोमी, बधियाकरण। रिमूवल ऑफ द मेमरी ग्लैंड इज स्पेइंग, न्यूटरिंग या मास्टेक्टोमी या फिर कहें कैस्ट्रेशन, तो उसे मास्टेक्टोमी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेमरी ग्लैंड या फिर कहें स्तन ग्रंथियों को हटाना मास्टेक्टोटोमी या फिर कहें मास्टेक्टोमी कहा जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 दिया हुआ है, बधिया की गई मादा मवेशी को क्या कहा जाता है? बछिया, स्टीयर, नसबंदी या गिल्ट। कास्ट्रेटेड फीमेल केज ऑफ कैटल इज कॉल्ड एज हीफर, स्टीयर, स्पेड, गिल्ट। तो उसे स्पेड कहा जाता है, स्पेड या नसबंदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पेड कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 64, 64वां प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 64 दिया हुआ है, भेड़ में गर्भधारण अवधि है, जस्टेशन पीरियड इन शीप इज 120 से 130 दिन की, 144 से 151 दिन की, 160 से 170 दिन की, 180 से 190 दिन की। तो भेड़ के अंदर जो जस्टेशन पीरियड होता है या फिर कहें गर्भधारण अवधि होती है वो 144 से 151 दिन की होती है। कितनी होती है? 144 से 151 दिन की होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 65 दिया हुआ है, 65 जो है कृषि का लास्ट क्वेश्चन है, बकरी का शरीर का तापमान कितना होता है? 36 डिग्री सी, 37 डिग्री सी, 38 या 39 डिग्री। बकरी के शरीर का तापमान जो होता है भैया वो होता है 39 डिग्री सी होता है। कितना होता है? द बॉडी टेम्परेचर ऑफ गॉट इज 39 डिग्री सी। ठीक, आगे जो है अगला पार्ट जो है पार्ट 2 है, भाग 2 है, कंप्यूटर है आएगा जिसमें। ठीक, 65 क्वेश्चन हमने जो है एग्रीकल्चर के कंप्लीट कर लिए, 15 क्वेश्चन हम कंप्यूटर के कवर करेंगे, 20 क्वेश्चन यूपी जीके के कवर करेंगे। वो भी आपके बाईलैंग्वेज रहने वाले हैं। ठीक है, कैसे रहने वाले? बाईलैंग्वेज, दोनों भाषा में, हिंदी व इंग्लिश दोनों में। ठीक, अगला प्रश्न है, स्मार्ट घरों के विकास के साथ मुख्य रूप से कौन सा नवाचार हुआ? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वर्चुअल रियलिटी। व्हाट इनोवेशन इज प्रीमियरली एसोसिएटेड विथ डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट होम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स या वर्चुअल रियलिटी। बता दीजिए आंसर क्या होगा यहाँ पर, ए, बी, सी या डी। तो यहाँ पर जो है सही आंसर हो जाता है, वो हो जाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स या फिर कहें आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स। स्मार्ट घरों के विकास के साथ मुख्य रूप से कौन सा नवाचार हुआ? इंटरनेट ऑफ थिंग्स या इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 67, इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में है ना, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर किनारे ले आते हैं। प्रश्न नंबर 67 लिखा है, दिख रहा होगा सही से। हार्ड डिस्क ड्राइव की तुलना में सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD का उपयोग करने का मुख्य लाभ है। SSD में बड़ी भंडारण क्षमता होती है, SSD HDD से सस्ते होते हैं, SSD में कोई खिलने वाला भाग नहीं होता जिसके परिणाम स्वरूप डेटा एक्सेस तेज होता है और स्थायित्व बढ़ता है। SSD HDD की तुलना में अधिक बिजली का उपयोग करते हैं। अगला है, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD ओवर हार्ड डिस्क ड्राइव? HDD SSD हैव लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी,
SSD are cheaper than HD. SSD have no moving part resulting in फास्टर डाटा एक्सेस एंड इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी। तो यहाँ पर जो है सही आंसर है जो हो जाता है ऑप्शन सी। एसएसडी में कोई हिलने वाला भाग नहीं होता जिसके परिणाम स्वरूप डेटा एक्सेस तेज होता है, या फिर कह सकते हैं एसएसडी हैव नो मूविंग पार्ट रिजल्टिंग इन फास्टर डाटा एक्सेस एंड इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी, जो आपके और स्थायित्व को बढ़ाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 68, 68वां प्रश्न। कंप्यूटर में थोड़ा सा जूम मतलब कि जूम कम रहेगा क्योंकि एक क्वेश्चन जो है थोड़ा सा बड़े हैं, या फिर क्वेश्चन का जो साइज है बड़ा है। ठीक, अगला प्रश्न है वेब कैम का उपयोग निम्न में के लिए किया जाता है। दस्तावेजों की हार्ड कॉपी तैयार करना, कंप्यूटर में वीडियो डेटा इनपुट करना, मॉनिटर पर वीडियो प्रदर्शित करना, वीडियो फाइलों को संग्रहित करना। वेब कैम आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग हार्ड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट, इनपुटिंग वीडियो डाटा अ कंप्यूटर, डिस्प्लेइंग वीडियो ऑन अ मॉनिटर, स्टोरिंग वीडियो वेब फाइल। तो यहाँ पर इनपुट लेना, वेबकैम क्या है, एक तरह का इनपुट डिवाइस है, कंप्यूटर में वीडियो डेटा का इनपुट करता है। इनपुटिंग वीडियो डाटा इन अ कंप्यूटर, कंप्यूटर में क्या करता है, वीडियो डाटा का इनपुटिंग करता है। कौन, आपका वेबकैम। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 69, IPv4 पत्तों की कितनी प्राथमिक श्रेणियां हैं। हाउ मैनी प्राइमरी क्लासेस ऑफ IPv4 एड्रेस आर। तो बताइए पत्तों की कितनी श्रेणियां होती हैं, कितनी होगी, बताइए आंसर, A, B, C या फिर D। तो यहाँ पर बात करें बच्चों सही आंसर की, तो यहाँ पर सही आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है 5, ऑप्शन सी 5। कितनी प्राथमिक श्रेणियां होती हैं, 5 श्रेणियां होती हैं, 5 प्राथमिक श्रेणियां होती हैं। यहाँ पर 70 क्वेश्चन हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं 71 प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 69 सॉरी ये 79 ही है, सॉरी बच्चों, ये 69 ही है, 69 है। ठीक है, 69 है, 59वां प्रश्न है। अगला प्रश्न है 70, प्रश्न नंबर 70। ठीक, प्रश्न नंबर 70 दिया हुआ है, जूम नहीं हो पाएगा ये। ठीक है, तो ऐसे ही हमें थोड़ा सा, ठीक है। प्रश्न नंबर 70 दिया हुआ है, मुद्रण के संदर्भ में डुप्लेक्स प्रिंटिंग क्या है। 2 रंगों का उपयोग करके मुद्रण करना, कागज के दोनों तरफ मुद्रण करना, कागज के केवल एक तरफ मुद्रण करना, एक ही समय में 2 प्रिंटर से मुद्रण करना। इन प्रिंटिंग टर्म्स व्हाट इज डुप्लेक्स प्रिंटिंग। प्रिंटिंग यूजिंग 2 कलर, प्रिंटिंग वन बोथ साइड्स ऑफ द पेपर, प्रिंटिंग ओनली ऑन वन साइड ऑफ द पेपर, प्रिंटिंग विथ 2 प्रिंटर्स एट द सेम टाइम। तो यहाँ पर देखो प्रिंटिंग ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द पेपर, कागज के दोनों तरफ मुद्रण करना या प्रिंटिंग करना क्या कहलाता है, डुप्लेक्स प्रिंटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, डुप्लेक्स प्रिंटिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 71, प्रश्न नंबर 71 दिया हुआ है, ये भी थोड़ा सा बड़ा है, चलो इसको तो अपन पहले ही हिंदी में कर लेते हैं। APIPA का क्या अर्थ है और इसका उपयोग कब किया जाता है। स्वचालित निजी IP एड्रेसिंग, जब DHCP सर्वर से संपर्क नहीं किया जा सकता, IP आवंटन के लिए उन्नत प्रोटोकॉल, मैनुअल IP पता असाइनमेंट के लिए, स्वचालित सार्वजनिक इंटरनेट प्रोटोकॉल आवंटन, सार्वजनिक IP पते असाइन करने के लिए, उन्नत निजी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग, निजी नेटवर्क बनाने के लिए। बताइए आंसर क्या होगा, A, B, C या फिर D। यहाँ पर जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है आपका स्वचालित निजी IP एड्रेस पर जब DHCP सर्वर से संपर्क नहीं किया जा सकता, तब जो है APIPA का क्या अर्थ होता है और इसका उपयोग कब होता है, स्वचालित निजी IP एड्रेसिंग जो इसका अर्थ होता है। ठीक है, स्वचालित या फिर कहे ऑटोमेटिक या फिर कहे पर्सनल IP एड्रेसिंग, इसे जो है जब DHCP सर्वर से संपर्क नहीं किया जा सकता है। ठीक, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 71 इंग्लिश में दिया हुआ है, व्हाट डज APIPA स्टैंड फॉर एंड व्हेन इट इज यूज्ड। तो इसका प्रयोग ऑटोमेटिक प्राइवेट IP एड्रेसिंग इसका फुल फॉर्म होता है, और व्हेन DHCP जो सर्वर है कैन नॉट बी कनेक्ट, जब कनेक्ट नहीं होता तब प्रयोग किया जाता है इसका। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 72, 72वां प्रश्न, थोड़ा छोटा कर लिया जाए, है ना। प्रश्न नंबर 72 दिया हुआ है, 72वां प्रश्न दिया हुआ है, लिखा हुआ है,
बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करता है सुरक्षा के लिए भौतिक या व्यवहारिक संबंधी विशेषताएं, कागज पर लिखे पासवर्ड, लॉक और कुंजी तंत्र, अनुमान लगाने का खेल। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन यूजेस फिजिकल और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर सिक्योरिटी, पासवर्ड रिटन ऑन पेपर, लॉक एंड की मशीन्स, मैकेनिज्म या फिर कहें गसिंग गेम्स। तो यहाँ पर सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फिजिकल और बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक फॉर सिक्योरिटी, सुरक्षा के लिए भौतिक या व्यवहार संबंधी विशेषताएं जो है बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का उपयोग करता है। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 73 दिया हुआ है, 73वां प्रश्न है, स्पैम या जंक फोल्डर किसके लिए होता है? ये ईमेल के अंदर होता है स्पैम जंक फोल्डर। ईमेल जिन्हें सिस्टम अवांछित या संभावित रूप से हानिकारक के रूप में पहचानता है। अपने पसंदीदा ईमेल संग्रहित करना, अपने संपर्कों पर नज़र रखना, अपनी मीटिंग और अपॉइंटमेंट व्यवस्थित करना। द स्पैम और जंक फोल्डर इज फॉर ईमेल्स दैट द सिस्टम आइडेंटिफाइज एज अ अनवांटेड और पोटेंशियली हार्मफुल, स्टोरिंग योर फेवरेट ईमेल, कीपिंग ट्रैक ऑफ योर कॉन्टैक्ट्स, ऑर्गेनाइजिंग योर मीटिंग एंड अपॉइंटमेंट्स। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ईमेल दैट द सिस्टम आइडेंटिफाई एज अनवांटेड और पोटेंशियली हार्मफुल, ईमेल जिन्हें सिस्टम अवांछित या संभावित रूप से हानिकारक के रूप में पहचानता है, वो आपका स्पैम या जंक फोल्डर के अंदर जाते हैं। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 74 दिया हुआ है, 74वां प्रश्न है, मोबाइल डिवाइस पर एयरप्लेन मोड का प्राथमिक कार्य क्या है? ड्रोन उड़ाना, विमान पर सुरक्षित उपयोग के लिए वायरलेस संचार की अक्षम करना, उड़ान सिमुलेशन गेम खेलना, एयरलाइन टिकट बुक करना। तो भैया विमान, जब आप जो है एरोप्लेन में सफ़र करते हो तो उस समय वायरलेस संचार को अक्षम करने के लिए इसे बंद किया जाता है, एरोप्लेन मोड पर डाला जाता है। ठीक है, मोबाइल को आपके एरोप्लेन मोड होता है, देखिए यहाँ पर 74 जो है इंग्लिश में लिखा हुआ है। What is the primary function of airplane mode on mobile device? To fly drone, to disable wireless communication for safe use on aircraft। तो यहाँ पर देखो to disable wireless communication for use on aircraft। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 75, 75वां प्रश्न दिया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, पहले हिंदी में देख लेते हैं फिर इंग्लिश में देख लेते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है 75 प्रश्न नंबर 75 दिया हुआ है, MS वर्ड में आप दस्तावेज के भीतर किसी एकल पृष्ठ का अभिविन्यास कैसे बदल सकते हैं? सामने का आकार बदलें, एक सेक्शन ब्रेक डालें और फिर अभिविन्यास बदलें। किसी एकल पृष्ठ का अभिविन्यास बदलना संभव नहीं है। पृष्ठ रंग सुविधा का उपयोग करें। बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर, A, B या C? MS वर्ड में इंसर्ट सेक्शन, यहाँ पर एक सेक्शन ब्रेक डालें और फिर अभिविन्यास बदलें। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं इंग्लिश में क्वेश्चन को क्या कह रहा है। इन MS वर्ड हाउ कैन यू चेंज द ओरिएंटेशन ऑफ अ सिंगल पेज विद इन अ डॉक्यूमेंट? चेंज द फ्रंट साइज, इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक एंड देन चेंज द ओरिएंटेशन। यहाँ पर इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक और साथ ही साथ फिर आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं ओरिएंटेशन को। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 दिया हुआ है, 76वां प्रश्न है, एक्सेल में सूत्र उपसर्ग क्या है? इन एक्सेल व्हाट इज द फॉर्मूला प्रीफिक्स? @ हैज, इक्वल या फिर कहें आपका जो है एंड। तो यहाँ पर जो है इक्वल का जो सामान्य का चिन्ह होता है वो प्रीफिक्स फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला परफिक्स या उपसर्ग का काम करता है किसके अंदर, एक्सेल में। ठीक, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 77, 77वां प्रश्न दिया हुआ है, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं उपयोगकर्ता जुड़ाव को कम करना, उपयोगकर्ताओं को उनकी प्राथमिकता और व्यवहार के आधार पर कौन सी सामग्री प्रदर्शित करनी है यह निर्धारित करना। किसका प्रयोग? सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म एल्गोरिदम का प्रयोग किया जाता है। बताइए आंसर, A, B, C या D?
तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बी है, उपयोगकर्ताओं को उनकी प्राथमिकताओं और व्यवहार के आधार पर कौन सी सामग्री प्रदर्शित करनी है और निर्धारित करना है। ये जो है सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म एल्गोरिथम का उपयोग करना है। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन या सी डी देखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है। आपको सी और डी आंसर भी दिखाई दे रहे हैं, सी और डी ऑप्शन भी दिखाई दे रहे हैं। दस्तावेज प्रिंट करना, उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट से डिस्कनेक्ट करना। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म यूज एल्गोरिथम टू डिक्रीज यूजर एंगेजमेंट, डिटरमाइन विच कंटेंट टू डिस्प्ले टू यूजर बेस्ड ऑन देयर प्रेफरेंस एंड बिहेवियर। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही आंसर हो जाता है। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 78वां प्रश्न दिया है, कौन सी सेवा मुख्य रूप से ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण के लिए उपयोग की जाती है। व्हाट्सएप, वेस्टर्न यूनियन, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट। विच सर्विस इज प्रीमियरली यूज फॉर इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर ऑनलाइन। व्हाट्सएप, वेस्टर्न यूनियन, इंस्टाग्राम या स्नैपचैट। तो वेस्टर्न यूनियन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? वेस्टर्न यूनियन का। यहाँ पर सही आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है आपका वेस्टर्न यूनियन। ठीक, आगे चलते हैं अगला प्रश्न 79, क्वेश्चन नंबर 79 है, रैंसमवेयर एक प्रकार का मेलवेयर है जो सिस्टम के प्रदर्शन को बढ़ाता है, फाइलों को एनक्रिप्ट करता है, उनकी रिहाई के लिए भुगतान की मांग करता है, विज्ञापन को बढ़ावा देता है, मार्केटिंग के लिए व्यक्तिगत जानकारी चुराता है। तो यहाँ पर देखो, फाइलों को एनक्रिप्ट करता है, उनकी रिहाई के लिए भुगतान की मांग करता है। ठीक है, तो रैंसमवेयर इज अ type of malware that encrypts file demanding payment for their release। ठीक है, मतलब कि एक तरह से वायरस है जो मतलब कि इनक्रिप्ट फाइलों को इनक्रिप्ट करता है उससे, और मतलब जब हम उसे खोलने जाते हैं तो क्या करता है, मनी या फिर कहें पैसों की डिमांड करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कंप्यूटर का लास्ट क्वेश्चन है, 80वां प्रश्न है, प्रश्न नंबर 80 लिखा है, NLP का अर्थ है न्यूरल लर्निंग प्रोसेस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नेटवर्क लर्निंग प्रोटोकॉल, नेचुरल लर्निंग प्रोसीजर। NLP स्टैंड फॉर न्यूरल लर्निंग प्रोसेस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नेटवर्क लर्निंग प्रोटोकॉल या नेचुरल लर्निंग प्रोसीजर। बताइए आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जो NLP है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। आगे बात करते हैं, आगे आ जाती है आपकी क्या भैया, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान। अभी हम क्या पढ़ रहे थे आपका, अभी हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर, पहले क्या पढ़ा था आपका एग्रीकल्चर, अब क्या पढ़ना है आपका यूपी जीके या फिर कहें 20 प्रश्न उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के। ठीक, तो 81वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज नरोरा न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट एस्टैब्लिश्ड। आगरा, इलाहाबाद, मिर्जापुर, बुलंदशहर। आगरा, इलाहाबाद, मिर्जापुर, बुलंदशहर। तो बुलंदशहर के अंदर स्थित है। कहाँ पर है नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र? बुलंदशहर के अंदर है। कहाँ पर है? बुलंदशहर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82, 82वां प्रश्न है, लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पुष्प क्या है। गुलाब, ब्रह्म कलश, नीलकमल, पलाश। व्हाट इज द स्टेट फ्लावर ऑफ द स्टेट उत्तर प्रदेश। गुलाब, ब्रह्म कलश, नीलकमल या पलाश। तो भैया पलाश जो है उत्तर प्रदेश का क्या है, राजकीय पुष्प है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है आपका, पलाश है। कौन सा पुष्प है राजकीय पुष्प, पलाश है। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 83, 83, क्वेश्चन नंबर 83 है, वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश में कितने वन्य जीव अभयारण्य स्थापित किए गए हैं। 17, 11, 27, 31। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द वाइल्ड लाइफ हाउ मैनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन उत्तर प्रदेश। 17, 11, 27 या 31। बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर, A, B, C या फिर D। कितने जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है स्थापित की गई हैं, कहाँ पर, यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर। तो भैया वो है आपकी 11 जो है आपके वन्य जीव अभयारण्य हैं, कहाँ पर, आपके उत्तर प्रदेश में। ठीक, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
प्रश्न नंबर 84 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर उत्तर प्रदेश में घाटों और मंदिरों के शहर के रूप में जाना जाता है? इलाहाबाद, कानपुर, मथुरा, वाराणसी। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नोन एज अ सिटी ऑफ घाट्स एंड टेम्पल इन उत्तर प्रदेश? इलाहाबाद, कानपुर, मथुरा या वाराणसी? तो वाराणसी को घाटों और मंदिरों का शहर कहा जाता है। किसे भैया? वाराणसी को आपका घाटों और मंदिरों का शहर कहा जाता है। किसे? आपका वाराणसी को। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 85, 85वां प्रश्न देखो लिखा हुआ है 85। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर केसर का उत्पादन होता है? तराई क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में? इन विच प्लेस ऑफ उत्तर प्रदेश इज द प्रोडक्शन ऑफ केसर डन? तराई एरिया, हिली एरिया, प्लेन एरिया या फ्लैटिव एरिया? तो आपका जो हिली एरिया है या पहाड़ी क्षेत्र है, इसमें किसका कल्टीवेशन होता है? आपका केसर का कल्टीवेशन या केसर की खेती होती है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 86 है, उत्तर प्रदेश में मध्य माघ खिचड़ी, गुड़िया, बज्झड़, होली त्योहार निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं? थारू, भोटिया, जौनसारी या राजी? तो थारू जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो लिखा हुआ इंग्लिश, माघ खिचड़ी, गुड़िया, बजहर, होली फेस्टिवल आर सेलिब्रेट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इन उत्तर प्रदेश? तो थारू यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। क्या आंसर हो जाता है बच्चों? थारू। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 87, 87वां प्रश्न दिया हुआ है, राज्य में निम्नलिखित में से किस स्थान पर लकड़ी की नक्काशी की जाती है? बरेली में, सहारनपुर में, लखनऊ या आगरा? इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज वुड कार्विंग डन इन द स्टेट? बरेली, सहारनपुर, लखनऊ या आगरा? तो आपके जो एक है लकड़ी की जो नक्काशी की जाती है वो आपके कहाँ पर की जाती है? सहारनपुर के अंदर। कहाँ पर की जाती है आपकी? सहारनपुर। ऑप्शन बी सहारनपुर सही आंसर हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 88 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस वर्ष नोएडा की स्थापना की गई थी? 1970 में, 1980 में, 1972, 1976? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज नोएडा सेटअप? बताइए आंसर क्या होगा? ए, बी, सी, डी। तो 1976 में नोएडा की स्थापना की गई थी। नोएडा की स्थापना कब की गई थी बच्चों? 1976 के अंदर की गई थी। कब की गई थी? 1976। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भारत की कुल खेती योग्य भूमि का कितना प्रतिशत है? 15%, 17%, 19 या 22? कितना है? उत्तर प्रदेश में भारत की कुल खेती योग्य भूमि का कितना प्रतिशत? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड लैंड ऑफ इंडिया इन उत्तर प्रदेश? 15, 17 या 19 या 22? तो भैया यहाँ पर बात करें सही आंसर की तो 22% जो कुल खेती योग्य भूमि है भारत की, उसका 22% हिस्सा जो है उत्तर प्रदेश के अंदर या यूपी के अंदर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 90 है, 90 है, निम्नलिखित में से कौन सी किस्में राज्य में फल उत्पादन से संबंधित हैं? देसी, नागपुरी, एम्पायर डार्डर या लेडी? Which of the following variety are related to the fruit production in the state? देसी, नागपुरी, इम्पथाडर या लड्डी? तो यहाँ पर सेब, संतरा, मौसमी, केला, एप्पल, ऑरेंज, मौसमी या बनाना? तो ये संतरे से या ऑरेंज से संबंधित। किससे? संतरा या ऑरेंज से संबंधित है। ठीक, आगे चलते हैं 91 प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 दिया हुआ 91वां प्रश्न है, लिखा हुआ है निम्नलिखित, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन कट गया थोड़ा सा। ठीक है, लिखा हुआ है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय सरकारी मार्ग के माध्यम से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रबंधन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय सरकारी मार्ग के माध्यम से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रबंधन करता है? विदेश मंत्रालय, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय? विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री एडमिनिस्टर द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया थ्रू द गवर्नमेंट थ्रू आउट? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री? तो बात करें बच्चों यहाँ सही आंसर की तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जो है
FDI की या फिर कहें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की क्या करता है, व्यवस्था करता है, किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। कौन सा मंत्रालय बच्चों, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री या फिर कहें वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री या वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 92 दिया हुआ है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधायिका का गठन किया गया है? अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द लेजिस्लेचर इन स्टेट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड? आर्टिकल 366, आर्टिकल 156 बी, आर्टिकल 168, आर्टिकल 269। अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 156, अनुच्छेद 168, अनुच्छेद 269। बताइए आंसर क्या होगा यहाँ पर। तो बात करें बच्चों 168 आर्टिकल 168 के तहत जो है आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है द लेजिस्लेचर जो इन स्टेट या फिर कहें आपका जो है राज्यों में विधायिका का गठन किया है। कौन से अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 168 या फिर कहें अनुच्छेद 168 के तहत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 है, दिया हुआ है, दुनिया का एकमात्र ऐसा देश कौन सा है जो अपने प्राकृतिक आवास में बाघ और शेर दोनों की मेजबानी करता है? भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल। विच इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड दैट होस्ट बोथ टाइगर्स एंड लायंस इन देयर नेचुरल हैबिटेट? भूटान, इंडिया, म्यांमार या नेपाल। तो भैया वो इंडिया है, भारत है। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाता है? भारत या इंडिया। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 94 या फिर कहें प्रश्न नंबर 94। मकर संक्रांति त्योहार हर साल निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है? अगस्त में, जून, मार्च, जनवरी। द फेस्टिवल मकर संक्रांति इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ? तो भैया वो मनाया जाता है आपका कब? जनवरी के अंदर। कब मनाया जाता है बच्चों? जनवरी के अंदर। आप सभी को पता है ना, मकर संक्रांति पर लड्डू खाने को मिलते हैं बढ़िया से, है ना। तो आपका कब मनाया? जनवरी मंथ में हर साल मनाया जाता है। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 95 दिया हुआ है, संविधान द्वारा परिकल्पित लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है? लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 542 सदस्य, 520 सदस्य, 532 सदस्य या 552 सदस्य। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस ऑफ पीपल इनविसेज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एज 542 मेंबर, 520 मेंबर, 532 या 552। तो वो आपके 552 मेंबर या फिर कहें 552 सदस्य। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 96, 96वां प्रश्न दिया हुआ है आपका, 96 दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्यकाल में रहीं? द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश श्रीमती सरोजिनी नायडू होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स? 1946 से 1948, 1946 1948, 1947 1949, 1947 1951, 1948 1950। तो भैया वो रही थी आपकी 1947 1949 तक जो है एक है राज्यपाल के पद पर उत्तर प्रदेश के। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने भारत में शून्य बजट प्राकृतिक खेती की अवधारणा को बढ़ावा दिया? नॉर्मन बोरलॉग, MS स्वामीनाथन, सुभाष पालेकर, वर्गीज कुरियन। हु अमोंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज प्रमोटेड द कंसेप्ट ऑफ जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग? तो भैया वो दिया था सुभाष पालेकर साहब ने। ठीक है, ये महाराष्ट्र के एक किसान थे जिन्हें जो है ZBNF या फिर कहें जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कॉन्सेप्ट दिया। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 98। सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP ट्रिपल P परियोजना के लिए किए गए भूमि अधिग्रहण के लिए कम से कम भूमि धारकों की पूर्व सहमति की आवश्यकता होती है। लैंड एक्विजिशन मेड फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट रिक्वायर पीरियर कंसेंट ऑफ एट लीस्ट ऑफ लैंड होल्डर 50%, 70%, 60% या 80%। तो भैया 70% की भागीदारी या फिर कहें आपकी सहमति होनी चाहिए। कितनी? 70% सहमति होनी चाहिए।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 99, 99 प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? हु वाज द मुगल रूलर एट द टाइम ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857? जहांगीर, बहादुर शाह द्वितीय, औरंगजेब या नाना साहब? तो भैया बहादुर शाह द्वितीय जो है मुगल शासक थे किस समय? आपके 1857 की क्रांति के समय। ठीक, आगे बात करें अगले और लास्ट प्रश्न की आज के सेशन की। हाल ही में किस शहर ने अपने प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू के लिए भौगोलिक संकेत या जीआई टैग प्राप्त किया? वाराणसी, मथुरा, हरिद्वार, अयोध्या? विच सिटी रिसेंटली ऑब्टेन्ड अ जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग फॉर इट्स रिनोन्ड हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू? तो वाराणसी, मथुरा, हरिद्वार। तो हमें पता है कि भैया हनुमानगढ़ी कहाँ पर है? अयोध्या के अंदर है। कहाँ पर है? अयोध्या के अंदर है। ठीक है, तो वहाँ के जो बेसन के लड्डू हैं या रामगढ़ी के जो बेसन के लड्डू हैं उन्हें जीआई टैग दिया गया है हाल ही में। ठीक है, तो इसी के साथ जो है आज का सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। आगे जो है हम बात कर लेते हैं कुछ आपके इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन की, जो कि है भैया आपके किससे संबंधित? पीडीएफ कोर्स से संबंधित। आपका पीडीएफ कोर्स लॉन्च हो चुका है बहुत पहले, जिसका कीमत है 499 रुपये। बाकी डिटेल मैं आपको बता चुका हूँ, और एक आपका सेट पेपर वाला कोर्स। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद दोस्तों। इसी के साथ आप जो है बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, और बढ़िया से एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए।